आधे तक जागने के बाईस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही और आँख खोली भी तो मोबाइल की आवाज़ से। इसने मुंदी मुंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पे रखा अपना पाकिस्तान मोबाइल उठाकर देखा। वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। ओफ, ये फिर पीछे पड़ गया और इसे पता था कि जब जब तक उठाएगी नहीं वो बेल करता रहेगा। हेलो, इसने कोहनी कमर उठते हुए फ़ोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा, खूबसूरत, गंभीर लहजा इसकी पेशानी पे बल पड़ गए। क्यों फ़ोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी हो मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे की पूरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दें जो मुझे कहना है। इसे जैसे गुस्सा आया था। देखें, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं और ये भी कि आपका मेरे ख़ानदान से क्या इशू है। मगर बात जो भी है इसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप आइंदा फ़ोन करेंगे भी तो मैं नहीं उठाऊँगी। खुदा हाफिज़। इसने ज़ोर से बटन दबाकर फ़ोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था इसका जो वो शख्स इसके पीछे पड़ गया और अपने साथ बहुत से मसले इसके पीछे लगा दिए। शाम में फ़ातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज़ होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ़्रॉक पहनने पे राज़ी हुई जो रंग के फ़र्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। इसका कतन तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर फ़ातिमा ने इसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम इसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमस्खुर करने का मौका क्यों दें। फ्रेश होकर जाओ वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा अनारकली फ़्रॉक गहरे सब्ज़ रंग का था और इस पे दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने इसको अपना सब्ज़ और सिल्वर परांदा बांध दिया कि सब लड़कियां परांदे पहन रही थीं। सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही इसकी पेशानी पे सजाया, मगर किसी भी किस्म के संघार के लिए वो कतई राज़ी ना थी। अच्छा, काजल तो डाल लो। सोनिया इसके साथ ढेरों सीढ़ियों के ऊपर खड़ी इसे काजल थमाना चाह रही थी, मगर इसने चेहरा पीछे कर लिया। वो इस वक्त ताया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों से नीचे लॉन्च में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महविश और सैरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। इसका फ़्रॉक सुर्ख कलर का था, सोनिया का अभी अपनी परी का था, हल्का गुलाबी। नहीं, रहने दे भाभी। इसने बददिली से चेहरा पीछे हटाया। चांदी के गोल टीके ने दूल्हे दुल्हाई चेहरे को सजा दिया था। सोनिया तासुब से सर झटक कर गोया इस पे मातम करती सीढ़ियाँ उतर गई। इसने एक आखिरी निगाह दीवार पे आवेज़ा आईने पे डाली, कामदार सब्ज़ दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से आगे को निकाल लिया और पलटकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी इसने जहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक़ सा अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था। फ़ातिमा इसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और इस वक्त इसने इनमें से एक सिया वाला कुर्ता ज़ेब तन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरे धागे का काम था। आस्तीन कोहनियों तक मोड़े वो शायद कोई मैसेज लिख रहा था। वो सहज सहज कर बारीक हील से ज़ीने उतरने लगी। टाकसम वाला वाक़या इसे नहीं भूलता था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जहान ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए रुककर से देखा, फिर इसकी तरफ आया। हया वो आखिरी सीने पे एक हाथ रेलिंग पे रखे ठहर सी गई। मैंने सोमवार की फ़्लाइट बुक करवाई है, तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही राइट? ना ताल्लुक़ से अंदाज़ में वो महज काम की बात पूछ रहा था। इसके गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक दफ़ा फ़ैसला कर लें तो फिर वो इसे नहीं बदलते। वो आखिरी जीना उतरकर से चंद कदम के फासले पे खड़ी हुई। ओके, वो शाने उचकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना इसी पल कैमरा लिए इनके सामने आई। 1 मिनट जहान भाई यहीं खड़े रहें, मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूँ। कोई दिली से कहते हुए इसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहान ने ज़रा चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदर नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी ने ज़रा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया। किसकी पिक्चर बनाने से पहले इससे पूछ लेना चाहिए। लब भींचे ज़रा तरसती से कहकर आगे बढ़ गया। सना का रंग मान पड़ गया। इसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आकर गिरा। इसने पलटकर राहदारी की सिमत देखा, जहाँ वो जाता दिखाई दे रहा था। फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका।
मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊँ या इनसे बात भी करूँ। वो खफगी से बुड़बुड़ाते हुए आगे चली गई। हया ने उंगली की नोक से आँख का भीगा कोसा साफ किया और सर को खफीफ सी जंबिश देकर आगे बढ़ गई। इसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन शाहिद चचा के लॉन में ही मुनक्किद किया गया था। लॉन काफ़ी खुला और वसी था। कनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई, बाकी तरफ खुली रखी गई, जहाँ हर सू दीवारों पे लड़ियों की सूरत बत्तियां जगमगा रही थीं। स्टेज पर रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था और महविश इस पे किसी मलका की शान से बैठी थी। इसका अनारकली फ़राक बाकी लड़कियों के बरक्स दूर दोरंगा था, सुर्ख और जर्द। इन्हीं दो रंगों का परांदा आगे कंधे पर डाले, दुपट्टा सर पर टिकाए, वह मुस्कुराकर बहुत एतमाद तरीके से सबसे बातें कर रही थी। इस एतमाद में गुरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपनी तराश खराश पर लुटाने के बाद अब बेहद कशिश लग रही थी। पहलू में बैठा इसका मामूज़ादा फ़ान आम सी शक्ल का कैनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि वो ताज़ा बेहद अमीर हुआ था। अभी ये कहानी हया ने पूरी सुनी नहीं थी। वो बिल्कुल कोने में रखे एक मेज़ के गिर्द कुर्सी पे बैठी थी। वहाँ जगह जगह ऐसे ही मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। कोई और वक्त होता तो वो भी अपने सब्ज़ फ़राक में इधर उधर खुशबाश फिर रही होती, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देखे गई। हर तरफ लड़कियां लड़के आ जा रहे थे। सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूलता टीका संभालती इधर उधर इटलाती तस्वीरें खींचती फिर रही थी। स्टेज पे साइमा ताई महविश को मेहंदी लगाने के बाद अब मिठाई खिला रही थीं। इरम भी वहीं थी। इसका अनारकली फ्रॉक हल्का फिरोजी था और कभी वो दुपट्टा गद्दे में डाल लेती तो कभी सर पे कर लेती कि ख़वातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतज़ाम था। और ताया फ़ुरकान भी आस पास ही थे। ज़ाहिद चचा रोशन ख़्याल थे तो महविश के मामू का ख़ानदान भी आज़ाद ख़्याल था। सो मेहंदी का फ़ंक्शन मुश्तरका रखा गया था। अलबत्ता इनके ख़ानदान के लड़के और मर्द ज़रा अलग थलग चंद मेज़ों पर बराजमान थे, ताकि बुराई नाहमी ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फ़ुरकान और सुलेमान साहब सब वहीं थे। वो इसी तरह बैठी परांदा आगे को डाले गैर दिलचस्पी से सबको देख रही थी। इसने एक सरसरी सी निगाह में गिरदोपेश का जायज़ा लेकर जहान को ढूंढना चाहा था और वो इसे नज़र आ भी गया था। दूर मर्दों की तरफ ताया फ़ुरकान सुलेमान साहब के साथ कुर्सी पे बैठा आस्तीन आदतन कोहनियों तक मोड़े वो खालिसन ला ताल्लुक़ सा बैठा था। यकीनन वो जी भरकर बोर हो रहा था। वो तलख़ी से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी, जहाँ फ़ातिमा महविश को मिठाई खिला रही थीं। साथ ही इसकी जुड़वां बहन सारिश बैठी मुस्कुराकर कैमरे को देखती तस्वीर बना रही थी। इसका अनारकली फ़्रॉक पिस्ती रंग का था। दोनों बहनों की शक्ल व सूरत सिमत सब मुख्तलिफ था, मगर बदले बदले ये मगरूराना अंदाज यकसा थे। सना चूँकि छोटी थी या फितरतन मुख्तलिफ थी, सो इसने ये असर कबूल नहीं किया था। अब ऐसा भी क्या हुआ था कि वो दोनों इतनी अकड़ी फिर रही थीं, किससे पूछे इसके अंदर फितरी तजस्सुस जन्म लेने लगा था। हया, इधर बैठी हो। इरम अपना फिरोज़ी कामदार दुपट्टा सर पे ठीक से जमाए हुए इसके साथ कुर्सी पे आ बैठी। कल की निस्बत इसका रवैया कदरे दोस्ताना था। हाँ, तुम सुनाओ, थक गई हो? वो भी जवाबन नरमी से बोली। हाँ, बस थोड़ी बहुत। अच्छा, वो लहजा ज़रा सरसरी बनाकर वो बोली, फ़ोन फारिग होगा तुम्हारा? मुझे ज़रा फ़िज़ा को कॉल करनी थी, कुछ नोटिस का कहना था। मेरा फ़ोन ख़राब है आजकल। हया ने गहरी सांस अंदर खींचकर खारिज की तो इरम से इसका फ़ोन भी ले लिया गया था। हाँ, फ़ोन फारिग है, जब चाहे ले लो, मगर क्रेडिट ख़त्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं है। दोपहर से ज़फ़र को ढूंढ रही थी कि वो मिले तो इसको भेजकर कार्ड मंगवाऊँ। इसने ताया फ़ुरकान के वक्ती को का नाम लिया, वो कि ये सच नहीं था और क्रेडिट इसने सुबह ही डलवा लिया था, मगर वो इरम को फ़ोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा, इरम के चेहरे पे वाज़ेह मायूसी फैली थी। अम्मा का फ़ोन फारिग होगा, ले आऊँ? वो उठने लगी तो इसकी तवक्का के मुताबिक इरम ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो, मैं बाद में अब्बा से ले लूँगी। मेरा फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ना गया होता तो। खैर तुम सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था? वो बात का रुख पलट गई। बस
वहाँ की तो अब दुनिया ही बदल गई है। मगर इसे छोड़ो, ये बताओ मैविश सैरिश के अंदाज तने इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? इसने परांदे को हाथ से पीछे कमर पे डालते हुए हैरत का इजहार कर ही दिया। आखिर दोनों कज़न थीं और कभी बहुत अच्छी दोस्तियाँ भी हुआ करती थीं। दिमाग ख़राब हो गया है इन दोनों का, इरम सरगोशी में कहते हुए ज़रा करीब खिसक आई। ये जो अफ़ान साहब है ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं, उन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर $1.5 मिलियन जीते हैं और इन सब की जून ही बदल गई है। सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। इरम के लहजे में हसद ना था ना रिश्क, बस वो उकताई हुई लग रही थी। तब ही कि मैं क्यों, इसने तजाया सा झटका। इरम कुछ देर मजीद बैठी, फिर उठकर चली गई। हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया तो भी वो नहीं गई और इसरार भी किसी ने नहीं किया। इसके सदमे से सब वाकिफ थे, मगर इसके दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वो किसी से ऐसी तवक्का कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पे एक बोझ सा था। कितनी बेहिस थी ये दुनिया, कैसे लम्हों में लोग ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सब काम जारी सारी थे और एकदम से बिजली गायब हो गई। सारी बत्तियां गुल हो गईं। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरामैन के कैमरों की फ्लैश लाइट्स की रोशनी रह गई। फिर मायूसी, गुस्सा भरी मुज़म्मिल सी आवाज़ें बुलंद हुईं। मोबाइल की टॉर्चेस ऑन हुईं। किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूब लाइट जलाई तो मध्यम सफ़ेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रज़ा, फ़र्रुख, दावर वगैरह को इनकी माओं ने आवाज़ें दीं। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ उकताहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लड़के भागकर बरामदे में आए और फ़र्रुख ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर इसका इंजन मुर्दा पड़ा रहा। अच्छे भले फंक्शन में बदमज़गी सी हो गई। हर तरफ बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। हर मेज़ पे एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च जगमगा रही थी। पता नहीं अब्बा, नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी 2-4 दफ़ा कोशिश की, मगर बेसूद। वह हाथ जोड़कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए थे। हया की मेज़ चूँकि बरामदे से बहुत करीब थी, सो वो गर्दन मोड़कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ मैकेनिक को बुलाकर लाओ या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी, ताया फुरकान बरहमी से डांटते अपने बेटों को दौड़ा रहे थे। कोई इधर भागा तो कोई उधर। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेराज़ारी फैल गई थी। वो एक कोनी मेज़ पे टिकाए थोड़ी हथेली पर रखे गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखे गई, जहाँ मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीबी ताया फुरकान और सुलेमान साहब खड़े कदरे मुतासिफ से आपस में कुछ कह रहे थे। दफ्तर वो ज़रा चौंकी। इसने जहान को बरामदे के जीने चढ़ते हुए देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने से नहीं देखा था। वो आपस में मसरूफ़ थे। वो खामोशी से आसीने मज़ीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा। निचला लब दांतों से दबाए वो अब गर्दन झुकाए जायज़ा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। करीब से अफरा तफरी के हल्ले में सना अंदर जाती दिखाई दी। इसने सना को आवाज़ दी। वो ठटक कर रुकी। इसने कुछ कहा तो सना ने ज़रा चंबे से इस बात में सर हिलाया और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद इसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीज़ें इसके हाथ में थीं। जहान के साथ वो सब रख कर वो खुद भी वहीं खड़ी हो गई। वो जनरेटर को तार रहा था। तभी ताया फुरकान की निगाह इस पर पड़ी तो वो चौंके। वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए ज़मीन पे बैठा जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। ताया फुरकान की निगाहों के ताक़ुब में सुलेमान साहब ने भी इस तरफ देखा। फ्यूल वालों में कुछ फंस गया है, अभी साफ़ हो जाएगा। इसकी आवाज़ मद्धम मद्धम से हया तक पहुंची थी। सना बहुत हैरत, बहुत मुतासिर इसके साथ खड़ी इसको काम करते देख रही थी, जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारें इधर उधर कर रहा था। चूँकि हर सू अंधेरा था और रोशनी सिर्फ बरामदे में थी, सो बरामदे का मंजर सारे मंजर पे छाने लगा। लड़कियां रिश्तेदार ख़वातीन मुड़ मुड़ कर इसी तरफ देख रही थीं। माहौल पे छाई बेचैनी ज़रा कम हुई। इसने कवर वापस डाला। इसके हाथ पे कालक लग गई थी। फिर इसने जनरेटर का लीवर खींचा और पीछे को हटा तो साथ ही एक झमाके से सारी बत्तियां रोशन हो गईं। इतनी तेज़ रोशनी से हया की आंखें लम्हे भर को चुंधियाईं। इसने बेख्तियार इन्हें मैच कर धीरे धीरे खोला।
इसने बेख्तियार इन्हें मींच कर धीरे धीरे खोला। सना खुशी और तशक्कुर से कुछ कहते हुए चीज़ें उठा रही थी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ रहा था। सना ने इसके हाथों की तरफ इशारा करके कुछ बोल कहा तो वो इस संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया। सना भाग कर इसके पीछे गई। सुलेमान साहब जो कदरे दम बखुद से देख रहे थे, ज़रा संभल कर वापस मुड़ गए। वो मुतासिर हुए थे और वो इस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हया मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई। जिस शख्स ने अंधेरों में रोशनियां बखेरी थीं, इससे सभी मुतासिर थे। अलबत्ता वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तवक्का नहीं की होगी कि जहान यूं ज़मीन पे बैठकर जनरेटर खोलने लग जाएगा। इसके दिल में एक बेपनाह सा फ़ख्र जागा। इसकी और यकीनन सना की भी खुद साख्ता सी खफगी अब कहीं नहीं थी। मेहमानों के लिए रेफ्रेशमेंट थी और इनके जाने के बाद घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम था। जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में ख़वातीन का खाना लगा दिया गया, जबकि मर्दों का इंतज़ाम अंदर था। मर्द हजरात और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए थे। लॉन अब खाली खाली सा हो गया था। वो पांचों कज़न इस वक्त स्टेज पे झूले और साथ रखी कुर्सियों पे आ बैठी थीं। मैं भी थोड़ी देर बैठी, फिर मैं अब आराम करूँगी कहकर नज़ाकत से अपना फ़्राक संभाले उठकर अंदर चली गई। जहान भाई तो बड़े कमाल के हैं। सना अपनी हील्स उतारकर दुखते पाँव को हाथ से सहला रही थी। मैंने तो इनसे कह भी दिया कि जहान भाई, मैंने आपको पास कर दिया। पहले तो हैरान हुए, फिर हंस पड़े। सच है या अपी, आपके फियानसी हैं, बड़े स्मार्ट। अच्छा, वो फीका सा मुस्कुरा दी। इन फियानसी साहब को तो शायद खुद भी अपनी मंगनी का इल्म नहीं है। सलूक देखा है इनका हया के साथ। इरम जो कदरे बेजार सी बैठी थी, तिनक कर बोली, और जब फ़र्रुख भाई मैकेनिक को ला रहे थे तो क्या ज़रूरत थी भरे मजमे में इलेक्ट्रिशियन बनने की। लोग भी क्या सोचते होंगे, तुर्की से यही सीख कर आई हैं। सना के तो तलवों पे लगी, सर पे भुजी। इरम आपी, बात सुने, समीर भाई को इलेक्ट्रिशियन लाने में पौन घंटा तो लग ही जाना था, जबकि जहान भाई ने 6-7 मिनट में सारा मसला हल कर दिया। और अमेज की क्या बात है, लोग तो इम्प्रेस ही हुए होंगे। हाँ, बहुत इम्प्रेस हुए होंगे कि हमारा तुर्कश कज़न बावर्ची होने के साथ साथ मैकेनिक भी है। इरम बड़े तमस्खुर से हंसकर उठ गई। सना ने उससे भरी निगाहों से गर्दन मोड़कर से जाते देखा। इरम आपी भी ना हर वक्त मिर्चें ही चबाती रहती हैं। अच्छा जाने दो, इसकी तो आदत है। तुम मुझे आज की पिक्चर्स दिखाओ, इसके बाद खाना खाएंगे। इसने कहा तो सना सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आई थीं। लाउंज में सारे मर्द हज़रात बैठे थे। जहान भी दरी था, एक सिंगल सोफे पे बैठा वो गौर से दावर भाई की बातें सुन रहा था, जो वो अपने मखसूस अंदाज में बावाज़ बुलंद कुछ कह रहे थे। वो दोनों तेज तेज चलती लाउंज के सिरे पे बने दरवाजे तक आईं। वो बाहर खड़ी रह गई, जबकि सना ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। वो महविश का कमरा था, जिसके अंदर सना का कैमरा रखा था। नाइट बल्ब की मदम रोशनी में बेड पे लेटी, आंखों पे बाजू रखे महविश नज़र आ रही थी। सना दबे कदम अंदर आ गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। आहट में महविश ने बाजू उठाया। क्या है सना, सोने दो ना मुझे, वो तिनक कर बोली। सॉरी आपी, बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाज़ा बंद किया। एक तो महविश आपी भी ना, वो ज़रा खफगी से कहती, इसके साथ किचन की जानी बढ़ गई। एक दफ़ा फिर लाउंज से गुजरकर वो दोनों किचन में आई थीं और हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसके बहुत से कज़न्स ने निगाहों का ज़ाविया मोड़कर इसे देखा ज़रूर था। अलबत्ता वो जिसके देखने से फ़र्क पड़ता था, वैसे ही दावर भाई की जानिब तवज्जो था। वो दोनों अब किचन में काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पे गुजरती तस्वीर देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी। तभी धाड़ से दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। इन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। दावर भाई, ये क्या तमाशा है, वो ज़बत खोकर चिल्लाने वाली महविश थी। लम्हे भर को तो वो दोनों साकत रह गईं, फिर एकदम से दौड़कर चौखट तक आईं। लाउंज में जैसे सबको सांप सूंघ गया था। सब शस्तर से महविश को देख रहे थे, जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रखे चिल्ला रही थी। ये कौन सी जगह है तकरीरें करने की, किसको मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरा पार्लर में गुजरेगा, मगर आप तो मेरे सर पे चीख रहे हैं। आपको आहिस्ता बोलना नहीं आता, हद हो गई।
वो पैर पटाकर वापस मुड़ी और अपने पीछे से ये धाड़ से दरवाज़ा बंद किया। लाउंज में यकदम मौत का सन्नाटा छाया था। सबको ऐसा झटका लगा था कि बयान से बाहिर था। फिर एकदम से जहान उठा। दावर, फर्रुख, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या मैं तुमसे किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नखुश के साथ बहुत कतियत से पूछ रहा था। इसके सवाल पर सुलेमान साहब, ताया फुरकान और इन तीनों के बेटे एक झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका। तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। वो सब इसकी मीत में बाहर निकल गए। ज़रा परेशान से जाहिर चचा और रज़ा भी इनके पीछे लपके। महविश आपी आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तहरीर से नफ़ी में सर हिलाया। इसकी आंखें डबडबा गई थीं। हया ने अफसोस से इसे देखा और फिर खाली पड़े लाउंज को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं। मुझे लगता है वो अभी हमें चलने का कहेंगे। इसी पल इसका फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन मोबाइल सामने किया। अब्बा कॉलिंग, बाहर भेजने का बुलावा आ गया है। सॉरी सना, इसने बेबसी से शाने उचकाए। फिर इसका कंधा थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र ना करना। अच्छा कहकर वो तेज़ी से बाहर लपकी।